गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रेनू। वेलकम टू माई क्लास। बच्चों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने के 5 बेसिस हैं, जिसमें कि मैंने आपको 3 पहले ही बता दिए थे। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन इंडस्ट्रीज। तो उनके रोल के बेसिस, अब ये हमारा 4th बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर किसका हक है, वो किसकी है ये कंपनियां। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, बहुत बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित किया जाता है। गवर्नमेंट का ही उस पर क्या होता है, अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट के अंडर में होता है। लाइक भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवे, ये सारी जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये पब्लिक सेक्टर होती हैं। ये पब्लिक, जो कि पब्लिक के यूज में आती है मेनली। तो इस तरीके से ये हो गया पब्लिक सेक्टर। अब हो गया हमारा सेकंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के बाद प्राइवेट सेक्टर है जो मेनली ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा या लोगों के ग्रुप समूह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। लाइक टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टाटा की कंपनी है। बजाज ऑटो लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। अब थर्ड है हमारा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मीन्स कि ये वो कंपनियां हैं जो कि स्टेट के सहयोग से और लोगों के सहयोग से, दोनों के सहयोग से मिलके चलती है। जैसे है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर या सहकारी संस्थाएं या सहकारी समितियां, जो कि किसके द्वारा संचालित होती हैं, जो कि उन सेक्टर्स में जो कि सामान को बनाते हैं और साथ ही साथ रॉ मटेरियल को भी सप्लाई करते हैं। इसमें सबकी परसेंटेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एंड अमूल। अमूल बेटा ये गुजरात में एक कंपनी है जिसने सबसे पहले पूरे देश में दूध के क्षेत्र में क्रांति लाई। सारे दूध के तरह तरह के प्रोडक्ट्स को बनाना और उसको पूरे देश में सप्लाई करना अमूल का ही काम था। अमूल ने ही सबसे पहले पैकेट्स में दूध लोगों को अवेलेबल कराया। तो अमूल में वहां पर उस मिल्क प्रोडक्शन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका उस कंपनी में शेयर है। तो ये हो गया हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। अब हमारा 5th बेसिस है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। इट मींस कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि रॉ मटेरियल के बेस, जो रॉ मटेरियल के वेट, मतलब कि उसमें कितना वजन है और उसके साथ ही साथ वो कितनी भारी है, वो रॉ मटेरियल्स जो उन इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करती है। और इसके साथ ही साथ जो तैयार माल है वो कितना भारी है और कितना उसमें वेट है, इसके आधार पर ये इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हैवी वेट इंडस्ट्रीज। हैवी वेट इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जिसमें कि हम भारी सामानों को, जो भी हमारा फिनिश्ड गुड्स होता है वो बहुत भारी होता है और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब सेकेंड है हमारा लाइट वेट इंडस्ट्रीज। लाइट वेट इंडस्ट्रीज, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है बच्चों, ये इसमें हल्के ऐसे सामान आते हैं जो कि हल्के होते हैं मात्रा में। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हम लोग ने अब तक हम लोग ने देखा कि इंडस्ट्रीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग इन सारी इंडस्ट्रीज को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया बच्चों, कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के लिए, जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर या खेती के ऊपर डिपेंड करती हैं।
तो उसमें हमारा आ जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मेनली उनको बोलते हैं कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग। तो उसमें आ जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये हमारी सबसे इंडिया की सबसे प्राचीन ओल्ड इंडस्ट्री है, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। और ये इसका अगर हम इतिहास देखें तो इंडिया अंग्रेजों के आने के पहले भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे फाइन कॉटन बनता था और बहुत अच्छी मलमल भी बनती थी। और बहुत अंग्रेजों के आने से पहले ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो इंग्लैंड में जो उनका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तब तक हो चुका था और वहाँ पर बहुत सारी मशीनें लग चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी, तो उसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए रहता था। तो रॉ मटेरियल वो इंडिया से ले जाते थे और फिर उसी रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्रीज में मशीनों से बना करके सस्ते दामों में सस्ते दामों में इंडिया की मार्केट में ही बेचते थे। तो एक इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी ही चीज को ला करके हमें को बेचना। तो वो दोनों तरह से हम लोग का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो भी हाथ से बने सामान होते हैं, जो मैनुअली सामान बनाए जाते हैं, उनको बहुत कॉस्टली होते हैं और उनमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। और लेकिन जो मशीनों से सामान बनते हैं वो कम कॉस्टली होते हैं और इसके साथ ही साथ उसमें टाइम टेकिंग नहीं लगता और एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो बनाए जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के मशीन से बने कपड़े थे, सस्ते होने के साथ और उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से भारतीय कपड़े उनका मुकाबला नहीं कर पाए और धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्रीज थी डिस्ट्रॉय की ओर पहुंच गई। लोगों को उन बुनकरों को काम नहीं मिलता था, तो धीरे धीरे उनके काम बंद होने लगे। तो इस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन फ्रीडम हमारे इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद फिर से इस इंडस्ट्री की ओर ध्यान दिया गया और आज इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वर्क करने वाले लोग हैं। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14% और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितने लोगों को रोजगार प्रदान करती है? तो 35 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रदान करती है। अब नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। अब चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के थ्रू हमें वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी भी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड है। हमारे यहाँ के जो कॉटन क्लॉथ्स हैं, जूट के जो कपड़े हैं, उनमें जो उनकी फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड होती है, वो फॉरेन में बहुत सप्लाई की जाती है। उसके बदले में हमें वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी मिलती है जिसका कि यूज हम अदर वर्क के लिए करते हैं। जिस चीज को हमको एक्सपोर्ट करना होता है तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से जो हमें फॉरेन करेंसी अर्न होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थ्रू, वो है 24.6%। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है? 4% कंट्रीब्यूशन है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का क्या रोल है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल, अब इसके जो कुछ मेन फीचर्स हैं, सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। सेल्फ रिलायंट का मतलब है बच्चों की ये अपने आप में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। ये जो कॉटन इंडस्ट्री है ये कॉटन से रॉ मटेरियल से लेकर के गारमेंट के बनने तक पूरी प्रोसेस में इंडिया इस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर है। इसमें हमें फॉरेन टेक्निक्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कंप्लीट इन वैल्यू चेन का मतलब होता है, कंप्लीट इन वैल्यू चेन का मतलब होता है कि इस पूरी प्रोसेस में रॉ मटेरियल से लेकर गारमेंट के बनने तक में जो भी स्टेप्स उठाए जाते हैं उसके लिए इंडिया अपने में सेल्फ रिलायंट है। और जो इस तरीके से एक वैल्यू चेन बनती है वो पूरी तरीके से इंडिया के सपोर्ट में रहती है। और जैसे देखिए फाइबर प्रोडक्शन, सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइबर प्रोडक्शन। क्योंकि हमें अगर कपड़े को बनाना है तो हमें कोई ना कोई फाइबर चाहिए, तो इसके लिए फाइबर प्रोडक्शन। तो फाइबर प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं? रॉ फाइबर, हमें कच्चा फाइबर चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो सपोज कीजिए कि अगर हमें कॉटन क्लॉथ को बनाना है तो हम कॉटन को कल्टीवेट करेंगे। अब कॉटन को कल्टीवेट कर लिया तो फिर उसकी कताई करेंगे। कताई मतलब हम उसको कलेक्ट करेंगे और उसको कताई करेंगे। कताई करने के बाद उससे क्या बनाया जाएगा? यान। यान में
की जाएगी, उसमें डिजाइन डाली जाएगी। वीविंग एंड नीटिंग बनने के बाद वो फैब्रिक पूरा बन जाता है। और इसके बाद फैब्रिक बनने के बाद डाइंग एंड फिनिशिंग, फैब्रिक बनने के बाद अब उसमें कलर डाला जाता है और उसको फिनिशिंग लाई जाती है, चमक लाई जाती है, उसमें तरह तरह के प्रिंट लाए जाते हैं और भी कलर डाले जाते हैं। फिर इसके बाद ये गारमेंट बन जाता है और फिर ये गारमेंट इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलता है। तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में इंडिया पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, उसे किसी फॉरेन टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अदर रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर आज क्या समझाया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के जो 2 बेसिस बचे थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसमें पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, और नेक्स्ट बेसिस था बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स में हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज समझाया। नेक्स्ट में टॉपिक था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की क्या विशेषताएं थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, और फिर पूरी उसकी प्रोसेस समझाई। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। और बच्चों अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो बच्चों मैं आपका वेट करूंगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।